1975 की एक ऐसी घटना जिसने पूरे भारत को हिला दिया था। मौत की ऐसी सजा जिसमें फांसी पर लटकाकर भी अपराधी मरा नहीं। एक ऐसा झकझोर देने वाला क्राइम जिसमें पहली बार देश के प्रधानमंत्री तक को पीड़ित परिवार के घर जाना पड़ा। लोगों का ऐसा आक्रोश जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी के सर पर पत्थर मारकर उन्हें लहूलुहान कर दिया जाता है। जी हाँ, ये एक ऐसा वाकया था जो ठीक निर्भया कांड की तरह कई दिनों तक अखबारों और मीडिया को सुलगाता रहा। ये एक ऐसी दर्दनाक मौत की कहानी थी जिसमें लोगों को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया था। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। दिल्ली के धौला कुआं के ऑफिसर्स एन्क्लेव में नेवी के कैप्टन मदन मोहन शर्मा अपने छोटे से परिवार के साथ बड़ी खुशी खुशी रहते थे, जिसमें उनकी पत्नी के अलावा दो बड़े प्यारे बच्चे गीता और संजय थे। 16.5 साल की गीता नजदीक ही जीसस एंड मैरी कॉलेज की छात्रा थी और संजय उस समय मॉडल स्कूल से 10वीं कर रहा था। गीता की आवाज़ बहुत खूबसूरत थी। वो हमेशा गाने का रियाज करती रहती थी और उन दिनों रेडियो पर युवाओं के लिए एक प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट होता था, युववाणी। वो कभी कभी ऑल इंडिया रेडियो जाकर इस प्रोग्राम में भी गाती थी। ठीक इन्हीं दिनों बंबई से भागकर आए दो शातिर बदमाश रंगा और बिल्ला दिल्ली में एक किराए का कमरा लेकर रहने लगे। बंबई की पुलिस को इनकी तलाश थी। वहां इन्होंने किडनैपिंग और गाड़ी चोरी के कई वारदातों को अंजाम दिया था। गाड़ी चोरी करते ही ये लोग पहला काम ये करते थे कि गाड़ी की नंबर प्लेट चेंज कर देते थे। पुलिस गाड़ी ढूंढने के लिए गाड़ियों की नंबर प्लेट देखती रह जाती थी, तब तक कि ये वारदातों को अंजाम देकर गाड़ी को कहीं भी लावारिस छोड़ देते थे। 26 अगस्त 1978 शनिवार का दिन था। गीता और संजय को उस दिन युववाणी में परफॉर्म करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो जाना था। ठीक शाम 7 बजे उनका संसद मार्ग स्थित रेडियो स्टेशन पर पहुंचना बहुत जरूरी था। तो तय होता है कि इनके पापा 9 बजे रात इनको लेने आ जाएंगे। ठीक शाम 6:15 पर दोनों बच्चे अपने घर से निकलते हैं। कोई इनके जानकार MS नंदा इनको गोल डाकखाने तक लिफ्ट दे देते हैं। अब हल्की बारिश होने लगी। गोल डाकखाने से आगे जाने के लिए ये अगली किसी गाड़ी का वेट करने लगते हैं। तभी एक मस्टर्ड कलर की फिएट कार इनके सामने आकर रुकती है और उसमें बैठा एक शख्स इनको लिफ्ट ऑफर करता है। गीता कहते हैं कि आप हमें बस ऑल इंडिया रेडियो के आगे तक छोड़ दीजिए। इस गाड़ी में दो लोग जो बैठे हैं वो थे रंगा यानी कुलजीत सिंह और बिल्ला जिसका पूरा नाम था जसबीर सिंह। अनजान रास्तों की तरफ दौड़ती गाड़ी को देखकर गीता ने गाड़ी रोकने के लिए कहा, पर वो नहीं रुके। मकसद साफ था, किडनैपिंग। ऐसे में गीता पीछे से गाड़ी रोकने के लिए ड्राइवर के बाल खींचने लगी, पर वो एक हाथ से गाड़ी चलाता और दूसरे से गीता पर वार करता। यहाँ संजय भी दूसरे वाले बंदे से बराबर टक्कर ले रहा था। गाड़ी के अंदर हाथापाई जोरों पर थी। संजय कई बार बंद खिड़की से बाहर मदद के लिए चिल्लाता। ऐसे में कई राहगीरों ने गाड़ी को रोकने की कोशिश की, पर कोई कामयाब ना हो पाया। बाबूलाल नाम का एक व्यक्ति ने अपनी साइकिल छोड़ी और गाड़ी का डोर हैंडल खोलने लगा, पर उन्होंने गाड़ी भगा ली। भगवान दास नाम का एक राहगीर बताता है कि गीता ड्राइवर के बाल खींच रही थी और छोटा लड़का दूसरे व्यक्ति से जबरदस्त तरीके से भिड़ रहा था और मदद के लिए चिल्ला रहा था। भगवान दास ने पुलिस को फोन किया और गाड़ी का नंबर बताया। दास ने जो नंबर बताया वो था HRK 8930 और यहाँ ऑपरेटर ने गलत सुना। उसने लिखा MRK 8930। DDA के एक जूनियर इंजीनियर थे इंद्रजीत सिंह। वो उस समय अपने स्कूटर से जा रहे थे। उन्होंने उस मस्टर्ड फिएट को बाबा खड़क सिंह मार्ग पे देखा। उन्होंने इस कार का पीछा किया। उन्होंने देखा कि बच्चे इन दोनों के साथ पूरी कोशिश से भिड़ रहे थे, पर जोर जोर से मदद के लिए भी चिल्ला रहे थे। इंद्रजीत सिंह ने बताया कि बेचारा संजय उन्हें अपना खून से लथपथ शर्ट दिखा रहा था। उसके कंधे पर चाकुओं से वार किया गया था। इंद्रजीत सिंह ने शंकर रोड तक पीछा किया। वहां एक रेड लाइट तोड़कर ये लोग तेजी से आंखों से ओझल हो गए। इंद्रजीत ने भी यहाँ राजेंद्र नगर थाने को इन्फॉर्म कर दिया। 8 बज चुके थे। अब यहाँ घर में इनके पेरेंट्स अपने रेडियो को ट्यून करते हैं ताकि अपने बच्चों का प्रोग्राम सुन सके। उस स्टेशन पर किसी और लड़की को वो स्लॉट दिया जा चुका था। घर वाले सोचते हैं कि कहीं उन्होंने कोई और स्टेशन तो नहीं लगा दिया। खैर 8:45 पर इनके पिता मदन मोहन शर्मा रेडियो स्टेशन के लिए निकल जाते हैं। वहां पहुंचकर पता चलता है कि गीता और संजय तो आज आए ही नहीं।
बदहवास मदन मोहन शर्मा घर वापस आते हैं और अपने सभी रिलेटिव्स और जानकारों से फ़ोन कर करके कहते हैं कि कहीं आपने तो हमारे बच्चे नहीं देखे। यहाँ दूसरी तरफ 9 बजे के आसपास का समय था। रंगा और बिल्ला ने गाड़ी बुद्धा गार्डन की तरफ सुनसान रिज रोड की तरफ मोड़ दी। यहाँ लाकर इन्होंने बच्चों से पूछा कि तुम्हारे पिता क्या करते हैं। बच्चों ने बताया कि वो नेवी में अफसर है। उन दिनों नेवी आर्मी वगैरह की कोई ज़्यादा खास सैलरी नहीं होती थी। बच्चों का रंग रूप देखकर इन्हें लगा था कि ये किसी अमीर बिजनेसमैन के बच्चे हैं, पर ऐसा नहीं हुआ। इनको लगा कि इनकी ये मेहनत बेकार गई। इनके पिता इनको छुड़ाने के लिए क्या पैसे देंगे। अब रंगा बिल्ला से कहता है कि इन दोनों को यहीं छोड़ देते हैं और कुछ और देखते हैं, पर बिल्ला जो कि पहले से ही एक हार्डकोर क्रिमिनल है, वो कहता है कि नहीं, क्योंकि अब इनको छोड़ा तो ये पुलिस को हमारा हुलिया बताकर पकड़वा देंगे। रिज रोड की इस सड़क पर काफ़ी अंधेरा था और ये रोड बिल्कुल सुनसान रहती थी। ये दोनों बहाना करते हैं कि हम तुम्हें छोड़ देंगे। वो गीता से कहते हैं कि अगर कोई गाड़ी दिखे तो उसे हाथ देकर रुकवा देंगे। दोनों का आपस में आंखों ही आंखों में इशारा चलता है। रंगा संजय को ले जाकर थोड़ा दूर जाता है और ये बोलकर कि हम देखते हैं अगर कोई गाड़ी आ रही होगी तो हम रुकवा लेंगे। यहाँ रंगा संजय के साथ गाड़ी से उतरकर तकरीबन 100 मीटर की दूरी तक जाता है और उसकी पीठ पर कृपाण से वार कर देता है। यहाँ बिल्ला गाड़ी में गीता का रेप करना शुरू करता है, पर गीता बिल्ला पर कृपाण से वार करती है, मगर वो गीता के साथ फिर भी जबरदस्ती करता है। इसके बाद रंगा वापस आता है तो बिल्ला संजय की बॉडी के पास जाता है और उस पर कई और वार कृपाण से करता है। इस बार यहाँ रंगा गीता का रेप करता है। अब गीता उन दोनों से पूछती है कि भाई कहाँ है। वो कहते हैं कि वो वहाँ गाड़ी का इंतजार कर रहा है, चलो चले वहाँ। अब दोनों गीता के पीछे पीछे चल रहे थे। थोड़ी ही दूर जाकर बिल्ला गीता के पीछे से कृपाण से वार कर देता है। इन दोनों को झाड़ियों में फेंककर दोनों उस कार से निकल जाते हैं। यहाँ इनके पिता मदन मोहन चोपड़ा भागकर धौला कुआं थाने पहुंचते हैं। पुलिस से शिकायत की, लेकिन पुलिस के पास पहले ही 2 बच्चों के अगवा होने की शिकायत पहुंच चुकी थी। उस वक्त के एसएचओ गंगा स्वरूप ने कोई कार्यवाही नहीं की। चोपड़ा से थाने के हरभजन सिंह ने कह दिया कि यह मामला हमारे थाना क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता, बल्कि मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन में आता है, इसलिए वहां शिकायत करें। उस समय मदन मोहन जी के समर्थन में नौसेना के कई और अधिकारी थाने पहुंचे। पुलिस ने अगवा करने का मामला दर्ज किया और तलाश शुरू की। करीब 140 पुलिस वाले 30 अलग अलग गाड़ियों से दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में बच्चों को खोज रहे थे। कहीं कोई सुराग नहीं लगा तो पुलिस ने जंगलों में जांच शुरू की। पूरा दिन पानी बरसा, इसलिए पुलिस का अंधेरे में चलना मुश्किल हो रहा था। पुलिस उन्हें नहीं खोज पाई। 29 अगस्त को एक चरवाहे को एक लाश दिखी। उसने पुलिस को सूचना दी। दिल्ली पुलिस तुरंत पहुंच गई। सड़क से महज 5 मीटर दूर पड़ी लाश को बाहर निकाला। आसपास सर्च शुरू किया तो 50 मीटर की दूरी पर एक और लाश मिली। पुलिस अधिकारी मदन चोपड़ा को लेकर वहां पहुंचे। मदन उस लाश को देखते ही पहचान जाते हैं। उनके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। पुलिस वालों ने उन्हें संभाला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि गीता के शरीर में 5 और संजय के शरीर में 21 गहरे घाव थे। पूरा भारत में आक्रोश था। हर अखबार और टीवी की हेडलाइंस में रंगा बिल्ला के स्केच दिखाए जा रहे थे और इधर फरार रंगा बिल्ला 8 सितंबर 1978 को कालका मेल के उस डिब्बे में चढ़ गए जिसमें ढेर सारे फौजी भरे पड़े थे। उनसे सवाल जवाब किया गया तो धौंस दिखाने लगे। आर्मी के ही एक अफसर लांस नायक A.V. शेट्टी ने पिछले दिनों इनकी फोटो अखबार में देखी थी। इन्होंने इन्हें पहचान लिया। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। रंगा बिल्ला को गिरफ्तार करने के लिए स्टेशन पर करीब 100 पुलिसकर्मी सादी वर्दी में पहले से मौजूद थे। लाश मिलने के बाद दिल्ली में हंगामा हो गया। लोकसभा के अंदर कांग्रेस के नेताओं ने जनता दल के खिलाफ नारे लगाए। तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई से इस्तीफे की मांग होने लगी। पब्लिक का इतना आक्रोश देखकर मोरारजी देसाई खुद पीड़ित के घर गए। उस वक्त के विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे लोगों से मिलने पहुंचे तो किसी ने भीड़ में से उनके सर पर पत्थर दे मारा। अटल जी का पूरा कुर्ता
खून से लाल हो गया। सरकार की किरकिरी हुई तो पुलिस को अलर्ट किया गया। गिरफ्तारी के बाद केस बहुत तेजी से चला। पुलिस ने दोनों से अलग अलग पूछताछ की, डीएनए जांच हुई, सारे सबूत और डीएनए रंगा बिल्ला से मैच कर गए। सेशन कोर्ट ने दोनों को फांसी की सजा सुनाई। रंगा बिल्ला ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की। 26 नवंबर 1979 को हाई कोर्ट ने भी फांसी की सजा को बरकरार रखा। रंगा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए कहा कि फांसी से कम कोई सजा नहीं। रंगा बिल्ला के पास अब राष्ट्रपति को दया याचिका भेजने का ही एक विकल्प था, जिसके बाद उन्होंने उस वक्त के राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी को याचिका भेज दी। राष्ट्रपति ने भी इस याचिका को खारिज कर दिया। अब फांसी की तारीख तय होना बाकी था। इस पूरी कार्रवाई के दौरान बिल्ला हमेशा उदास रहता और रोता रहता था। वो कहता कि वो निर्दोष है, उसे रंगा ने फंसा दिया, और रंगा कहता कि सब कुछ रब जानता है, मैंने कुछ नहीं किया। फांसी की तारीख 31 जनवरी 1982 तय कर दी गई। फांसी देने को मेरठ से कालू जल्लाद और फरीदकोट से फकीरा को बुलाया जाता है। फांसी के लिए रस्सी बिहार के बक्सर से मंगवाई जाती है। जेल प्रशासन ने दोनों जल्लादों को उस वक्त 150 रुपए में ओल्ड मॉन्क शराब मंगाकर पिलाई। जेल प्रशासन की माने तो पूरे होश में रहने वाला व्यक्ति किसी की जान नहीं ले सकता। तिहाड़ जेल प्रशासन ने दोनों को सुबह 5 बजे जगाया। रंगा नहाया, लेकिन बिल्ला ने नहाने से इनकार कर दिया। उन दोनों को फांसी के तख्ते पर लाया गया, हाथ पीछे से बांधे और चेहरे को काले कपड़े से बने थैले से ढक दिया गया। फांसी के तख्त पर पहुंचने पर रंगा ने जोर जोर से नारा लगाया, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। तभी जेल के सुपरिटेंडेंट आर्यभूषण शुक्ला ने लाल रुमाल हिलाया और दोनों जल्लादों ने लीवर खींच दिया। 2 घंटे बाद जब डॉक्टरों ने चेक किया तो बिल्ला मर चुका था, लेकिन रंगा की नाड़ी चल रही थी क्योंकि उसने फांसी के वक्त सांस रोक ली थी। एक कर्मचारी फांसी के तख्त से नीचे उतरा और उसने रंगा के पैरों को खींचा। बिल्ला और रंगा के घरवालों ने अंतिम संस्कार के लिए लाश लेने से मना कर दिया। जेल प्रशासन ने अपनी तरफ से उनका अंतिम संस्कार किया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए आपको क्या लगता है? किस तरह की एजुकेशन की ज़रूरत है? किस तरह के माहौल की ज़रूरत है? आपको क्या लगता है, हिंदुस्तान में इस तरह के अपराधों को क्या सच में रोका जा सकता है? अगर हाँ, तो कृपया अपनी राय कमेंट में बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।